हेलो हिंदी मीडियम के बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे आवेशन के प्रकार, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, देखो जो वीडियो लेक्चर बन रहा है वो दो तरीके से बन रहा है। एक इंग्लिश मीडियम के लिए जिसमें जेई नीट और बोर्ड लेवल का चल रहा है, जो ऑप्टिक्स से स्टार्ट है, और एक एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का चल रहा है। ठीक है, और अभी तक हम लोग कुलाम के नियम तक नहीं पहुंचे हैं। उसका कारण भी है कि कुलाम के नियम तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी अच्छे से आ जानी चाहिए। ठीक है, अब जैसा तुम लोग जानते हो कि फिजिक्स का अब लेवल चेंज हो चुका है। मैक्सिमम अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा। पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पे ही आधारित होगा। मैक्सिमम चीजें हम लोग न्यूमेरिकल ही लगाने वाले हैं। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुलाम के नियम को स्टार्ट करेंगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, इसको समझते हैं। देखो, अब हम लोग समझते हैं आवेशन क्या होता है। किसी बॉडी को आप चार्ज कर दो। अब चार्ज कितने तरीके से किया जा सकता है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। अगर कोई बॉडी आवेशित हो जाती है और जिस विधि से आप आवेशित कर रहे हैं वो टेक्निक आपकी क्या कहलाएगी, आवेशन। ठीक है, बॉडी चार्ज होने का मतलब है कि वो बॉडी किसी अन्य बॉडी पर स्थिर वैद्युत बल लगा सके। तो आवेशन क्या है कि वस्तु को आवेशित करने की विधि आवेशन कहलाती है। ठीक है, अब देखो आवेशन कितने प्रकार होते हैं। आवेशन कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को समझते हैं। तो किसी बॉडी को आवेशित करने के लिए दो तरीका होता है। एक तो कांटेक्ट में लाओ या एक नॉन कांटेक्ट में लाओ। ठीक है, मतलब एक स्पर्श कराना है, स्पर्श करा के चार्ज होता है, एक बिना स्पर्श कराए भी चार्ज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आवेशन के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आता है घर्षण विधि। ठीक है, फिर चालन विधि, और तीसरा प्रेरण विधि। तो हम किसी वस्तु को तीन प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आवेशित करने का क्या मतलब होता है। आवेशित करने का बेसिकली मतलब यह है कि किसी भी बॉडी से, जैसे मान लो ये एक वस्तु है, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए या किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाए। ठीक है, तो ये दोनों वस्तुएं आवेशित कहलाएंगी। हाँ, जिसमें से इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आप डालोगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है कि आवेशन किस तरह से हम करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन निकालकर या तो इलेक्ट्रॉन देकर। तो हमारे इस चैप्टर में तीन तरीके से आवेशन हम कर सकते हैं, लेकिन आवेशन करने की और भी टेक्निक होती है। जैसे अगर मान लो एक धातु की प्लेट है। पहले हम लोग यहां पे कुछ लिख लेते हैं। आवेशन की अन्य विधि। तो मान लो हमारे पास एक धातु की प्लेट है, मेटल है, धातु। ठीक है, अब इस धातु की प्लेट को गर्म किया जाता है। तो मैं यहां एक लैंप लगा लेता हूं। ये लैंप हो गया, और इसमें से आग निकला और ये गर्म हुआ। ठीक है, तो गर्म होने से क्या हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, बाहर निकलना शुरू होगा। बहुत ज्यादा गर्म होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आवेशित किया जाता है वस्तुओं को। इसको हम लोग तापायनिक विधि बोलते हैं। तापायनिक विधि। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। और क्या तरीका है, और एक ये तरीका है कि यहां पर एक धनावेशित प्लेट रखिए,
इस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, ठीक है, और कुछ दूरी पर ऋण आवेशित प्लेट रखी है, इस पर बहुत ज्यादा ऋण आवेश दिया गया है, ठीक है। अब इनके बीच में हम एक वस्तु रखते हैं, तो वस्तु के पास, इस पदार्थ के पास धनावेश भी होगा और इस पदार्थ के पास ऋणावेश भी होगा। तो होगा ये कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इस वस्तु के निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, और इसका निगेटिव इसके प्लस को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। अगर हम इसके प्रभाव को, अब इसको हम वैद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं, अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बाद ही पढ़ना है आप लोग को। तो अगर हम इन प्लेटों के वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते हैं, ये तीर बना दिए ऊपर की ओर बढ़ने का संकेत, किसके वैद्युत क्षेत्र को, इन प्लेटों के वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि यह वाला इलेक्ट्रॉन टूटेगा और टूटने के बाद बाहर निकल जाएगा, गतिमान हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह वस्तु क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, ये वाली वस्तु आवेशित हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं, इस विधि को क्षेत्र उत्सर्जन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन। यह भी चार्ज करने की एक टेक्निक है, वस्तु को आवेशित करने की एक विधि है, ठीक है। अब एक और टेक्निक होती है, अब इसमें देखते हैं हम लोग, इधर ध्यान देना आप लोग। एक यहां वस्तु है, पदार्थ है, इस पदार्थ के ये सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमने इसको इलेक्ट्रॉन मान लिया। अब क्या करना है कि बाहर से एक गतिमान इलेक्ट्रॉन को लाकर इस पर इंसिडेंट कराना है, यानी इस पर आपतित कराना है, इस पर गिराना है। जैसे मान लो एक पत्थर ले लो और पत्थर को खींचकर दीवार पे मारो, तो पत्थर जब दीवार पे लगेगा तो दीवार से कुछ कण, दीवार के ही कुछ पदार्थ बाहर आ जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर पत्थर को खींच के आप दीवार पे मारते हैं तो दीवार पर जो कुछ पार्टिकल हैं, जो कुछ कण हैं, उस पत्थर के साथ क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, उस पर निशान बन जाएगा। ठीक इसी तरह करना है, एक इलेक्ट्रॉन लेना है, गतिशील इलेक्ट्रॉन, और इस पर टकरा देना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इसके इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। पदार्थ का इलेक्ट्रॉन, ये ब्लैक कलर का जो है ये पदार्थ का इलेक्ट्रॉन हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हम इस तरह से किसी पदार्थ को आवेशित कर रहे हैं तो यह टेक्निक कहलाता है द्वितीयक उत्सर्जन। यह विधि क्या कहलाता है, द्वितीयक उत्सर्जन। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की बहुत सी विधियां होती हैं। तो बेसिकली हम लोग को जो यहाँ स्टार्ट अभी पढ़ना है वो ये तीन विधि है, ठीक है, घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। ये बस नॉलेज के लिए बताया गया था कि आप ये मत समझो कि केवल तीन ही विधि से किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सी टेक्निक होती है जिससे हम पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। इसमें से कुछ विधि आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो कितने प्रकार की विधि हो गई? तीन प्रकार की। पहले इन सब चीज को नोट करो, फिर इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। चलो आवेशन की सबसे पहली विधि घर्षण विधि की बात करते हैं, ठीक है। जब दो वस्तुओं को आपस में आप रगड़ोगे और रगड़ने से अगर वस्तुएं आवेशित हो गई तब यह टेक्निक कहलाएगा घर्षण विधि द्वारा आवेशन। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि वस्तुओं को रगड़ने पर वो आवेशित हों। कुछ वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित हो जाती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रगड़ने पर आवेशित नहीं होती हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो, जैसे हमारे पास एक वस्तु है और एक ये वस्तु है, इनको आपस में रगड़ा गया, तो आपस में रगड़ने से इन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गया, मान लेते हैं। तो ये वस्तु जो है धनावेशित हो गई
और जबकि यह वस्तु ऋणावेशित हो गई। ठीक है, तो घर्षण विधि से हम लोग किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं, लेकिन वह पदार्थ अचालक होना चाहिए। चालक पदार्थ को हम घर्षण विधि से आवेशित नहीं कर सकते हैं। उसका क्या कारण है? तो मान लीजिए ये लोहे की छड़ है। अब इस लोहे की छड़ को किसी वस्तु पर रगड़ा गया, तो आपको पता है ना कि चालक पदार्थ में आवेश चल सकते हैं, और ह्यूमन बॉडी में भी आवेश चल सकते हैं। तो आवेश जो इस पे बना वो हमारे शरीर से होते हुए भूमिगत हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्चार्ज हो गया। इसीलिए जैसे मान लो आप कंघा ले लो, कंघा जो प्लास्टिक का ही होता है, कंघा आप सूखे हेयर पे चलाओगे, ठीक है, तो ये कंघा आवेशित हो जाएगा। ठीक, जब इसको आप बाल पे ले जाओगे, बाल के पास ले जाओगे, तो ये बाल को खींचेगा। लेकिन अगर ये कंघा धातु का होता तो ये आवेशित नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, और इसको जब हम धातु के कंघे को बाल पे चलाएंगे, सूखे बाल पे चलाएंगे, तो आवेश तो बनेगा, लेकिन वो आवेश शरीर से होते हुए भूमिगत हो जाएगा। तो घर्षण विधि से केवल अचालक वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो अगर हम घर्षण विधि की विशेषता लिखें तो क्या लिख सकते हैं? केवल अचालक वस्तु आवेशित होगी। लिखा जा सकता है सिंपल सा, केवल अचालक वस्तु आवेशित होगी। और अच्छा, एक और चीज घर्षण विधि में देखो, इसमें दोनों बॉडी चार्ज होते हैं, और लेकिन विपरीत प्रकृति में दोनों वस्तु आवेशित होगी। विपरीत प्रकृति में आवेशित होगी, है ना भाई? पॉइंट याद रखना है तुम लोग को कि फ्रिक्शन में जब हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करते हैं या घर्षण विधि द्वारा आवेशन करते हैं, तो आपको याद रखना है कि घर्षण विधि में हमेशा दोनों वस्तु में चार्ज होती हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति की। विपरीत प्रकृति का मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है तो एक नेगेटिव बनाता है। फिर से याद रखना, अगर एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है तो एक क्या बनाएगा? नेगेटिव चार्ज बनाएगा। ठीक है, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्जेस यानी चार्जों का परिमाण सेम होगा। तो आवेशों के परिमाण बराबर होगा। अब ये क्या है? जैसे मान लो 1 2 3 4 5 कितने धनावेश हैं? 5 धनावेश हैं, तो इस पे कितना आया? 5 ऋणावेश आया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी घर्षण विधि द्वारा आवेशन। ठीक, डिफिनेशन मैंने लिख दिया है, जल्दी से इन सब चीजों को नोट करो, अगला हम लोग पढ़ते हैं। अब अगला जो है मेथड वो है चालन विधि। ठीक है, चालन विधि, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चालन विधि में एक आवेशित वस्तु होगी, ये आवेशित है और इस पर धनावेश दिया गया है। अब हमको एक अनावेशित वस्तु जिस पे आवेश नहीं है, ये आवेशित है, आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित है। इसका नेट आवेश अभी क्या है? 0 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेट आवेश क्या है? 0। नेट आवेश का मतलब इस वस्तु में धनावेश भी ऋणावेश भी है, पर उनकी संख्याएं आपस में क्या है? बराबर है। अगर हम इनको एक चालक तार द्वारा जोड़ दें या आपस में चिपका दें, तो हम यहाँ पे चालक तार से जोड़ देते हैं। चालक तार, चालक तार द्वारा जोड़ दें तो होगा क्या? इस चार्ज बॉडी से इस चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज अनचार्ज बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, और वस्तु आवेशित हो जाएगी। अगर
कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु इस टेक्निक से, इस विधि से आवेशित होती है तो इसको हम कहते हैं चालन विधि। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को याद रखना है आपको। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ध्यान देना। पहला, ये समान प्रकृति में आवेशित होता है। अब ये क्या है, देखो ये बॉडी धनावेशित है ना, तो ये भी बॉडी क्या होगी, धनावेशित ही चार्ज हुई, दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रिक्शन में अगर एक पॉजिटिव बन रहा था तो एक नेगेटिव बन रहा था, और यहाँ पे अगर धनावेश है तो इस पे भी धनावेश आएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अब देखो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 20 धनावेश है, तो जरूरी नहीं है कि जब इसको ये चार्ज करेगा तो अपने 10 को दे देगा, बराबर कर देगा, नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, बराबर कर भी सकता है, उससे अधिक भी कर सकता है, उससे कम भी कर सकता है। वो क्यों होगा, कैसे होगा, वो आगे समझ में, जब आप चैप्टर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो यह मतलब परिमाण बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लिख सकते हैं आवेशों के परिमाण बराबर हो भी सकता है और भी हो सकता है। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, अच्छा अब देखो इस टेक्निक से हम अचालक वस्तुओं को आवेशित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चालन विधि है ना, इसमें क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। ठीक है, जबकि अचालक वस्तुओं में आवेश चल नहीं सकते हैं। तो यह विधि केवल धातु के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है चालन विधि से। तो चालन विधि में क्या होता है, जब हम एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखते हैं, चिपका के रखते हैं, जोड़ देते हैं, तब अनावेशित वस्तु उसी परिमाण, उसी प्रकृति में आवेशित हो जाती है। परिमाण नहीं बोलेंगे, उसी प्रकृति में आवेशित हो जाती है, और यह विधि क्या कहलाती है, चालन विधि। अब जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, घर में जो इन्वर्टर की बैटरी है चालन विधि द्वारा आवेशित होती है, मोबाइल का फोन की बैटरी है वो चालन विधि द्वारा आवेशित होती है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो चलो आप इसको जल्दी से आप लोग इसको नोट करो। ठीक है, इसके अगले विधि को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो अब आवेशन की सबसे इंपॉर्टेंट जो विधि है वो प्रेरण विधि द्वारा आवेशन होता है। इसमें होता क्या है, एक प्रबल रूप से चार्ज बॉडी होगा, ये प्रबल रूप से आवेशित है। ठीक है, और एक अनावेशित वस्तु है। ध्यान रखें, इस वस्तु का नाम है आवेशित और इसका नाम है अनावेशित। ठीक है, अब क्या करना है, इस वस्तु को समीप लाना है, इसके समीप लाना है। तो अब ये चार्ज बॉडी और ये जब समीप आ गया, ठीक है। अच्छा इसके पहले समझ लो, अनावेशित वस्तु में नेट आवेश कितना होगा, 0 होगा। नेट आवेश का मतलब होता है कि इसके पास जितना धनावेश है उतना ऋणावेश भी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अनावेशित वस्तु है, यानी इसमें धनावेश और ऋणावेश हैं, पर इनकी संख्याएं आपस में एकदम बराबर है। तो जब हम इसके समीप लाएंगे तो इसके ये जो प्लस है इसके नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, और इसका जो प्लस है इस साइड आ जाएगा कॉर्नर पर, समीप पे लाने पर। ठीक है, फिर क्या करना है, ये चार्ज बॉडी है, हम क्या करेंगे, इसमें एक धातु का तार जोड़कर और उसको भूमिगत कर देंगे। तो जैसे भूमिगत करेंगे वैसे इसके धनावेश समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये टेक्निक आगे भी हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे भूमिगत करने से क्या होता है। ठीक है, तो जैसे
इसको हम संपर्क करेंगे भूमि से, इसके धनावेश समाप्त हो गए। अब इस पे केवल क्या बचा, ऋण आवेश। ठीक है, तो ऋण आवेश बचा। अब अगर हम यहां से इस कनेक्शन को कट कर दें, इस कनेक्शन को कट कर दें, तो देखिए ये चार्ज बॉडी था और ये अनचार्ज था, लेकिन इतने प्रोसेस के बाद ये बॉडी ऋण आवेशित हो गई। बात समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, पूरे मेथड में कहीं भी दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में नहीं लाया गया है, फिजिकली टच नहीं किया गया है, चिपकाया नहीं गया है, तार द्वारा जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो अगर इस तरह से कोई वस्तु आवेशित होती है, ठीक, एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी, तो अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी को देखकर आवेशित हो गया, तो इस तरह के टेक्निक को हम लोग प्रेरण विधि द्वारा आवेशन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये हमारे लाइफ में भी होता है, किसी को हम देखकर प्रेरित हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं और उसी तरह के काम करने का विचार आता है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक है प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। इसका एग्जाम्पल संधारित्र है, जो आगे बढ़ने पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो प्रेरण विधि से हम लोग चालक अचालक पदार्थ दोनों को ही आवेशित कर सकते हैं। याद रखना, यह विधि जो है चालक पदार्थ को भी आवेशित कर सकती है और अचालक पदार्थों को भी आवेशित कर सकती है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो हम, और आवेशन की विधि आपको भरपूर समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आवेश वितरण के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा, और उसके बाद हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लो इन सब चीजों को।